हो गया। चलो भाई वापस इंसान बन जाओ। शुरू करें। ठीक है फाइनली, चलो फिर शुरू करते हैं। नाउ इट्स टाइम। आ गए ना सभी लोग? शुरू करें या नहीं आए, या अभी भी जो है संपूर्ण क्रांति लाने की तैयारी चल रही है? आ जाओ, बैठ जाओ। किसका मतलब इनक्रेडिबल बाय बर्थ, इसका मतलब जन्म से ही अद्भुत, समझे? सही है। चलो फिर क्लास शुरू करते हैं, ठीक है? पहले ये बताओ कि इसमें मौलिक जो आपने अभी कर्तव्य पढ़े, इनमें कोई डाउट हो किसी को तो कोई पूछ लो कि मौलिक कर्तव्य में ये नहीं समझ में आया हो। मैं तुम्हें देता हूँ लास्ट 1 मिनट, तब तक एक फाइल और लोड हो रही है। फिर शुरू करेंगे बेसिक स्ट्रक्चर, यानी कि बहुत सुना होगा आपने कि केशव नंदा भारती में कहा गया कि बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर मूल ढांचा। बट आई प्रॉमिस कि आप आज के लेक्चर के बाद बेसिक स्ट्रक्चर के एक्सपर्ट बन जाओगे, ये मेरी एश्योरिटी है। मतलब आपको एक फियर नहीं रहेगा कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है? शुरू करें? शुरू करें? गुड। बस एक फाइल डाउनलोड हो रही है, तब तक फंडामेंटल ड्यूटीज में नहीं हॉटस्पॉट चल रहा है। 5G पता नहीं तुम्हारा कितना और स्लो चलेगा। बनाओ हॉटस्पॉट, बनाओ। चल रहा है? क्या है पासवर्ड बताओ? नथिंग फोन बट पासवर्ड कितनी बार? 8 बार। ठीक है, नथिंग वन से डिस्कनेक्टेड। हाँ ठीक है, स्पीड तो जबरदस्त आ रही है, गुड। ठीक है, इससे पहले कोई बता सकता है कि बेसिक स्ट्रक्चर है क्या? बताओ, कोई बता सकता है कि मूल ढांचे का सिद्धांत, जैसे संविधान में बड़ा सराहा जाता है कि एक पावर मिल गई जुडिशरी को, कोर्ट को, कि वो किसी भी चीज को बेसिक स्ट्रक्चर में बता सके। कोई बता सकता है कि बेसिक स्ट्रक्चर इज व्हाट? आखिर ये बेसिक स्ट्रक्चर है क्या? सुना है किसी ने? कोई ऐसा जो बता पाए कि बेसिक स्ट्रक्चर में क्या होता है, क्या है बेसिक स्ट्रक्चर? कोई प्रयास करना चाहेगा? हाँ, शुरू करें? चलो फाइनली अब शुरू कर दें, ठीक है? क्या होगा? नहीं होगा। फाइनली शुरू हो गया बेसिक स्ट्रक्चर। अब देखो, जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं ना, एक दुख होगा जीवन में, ये नूरी समझ पाएंगे दुख। बाकी लोगों ने अगर क्वालिटी पढ़ी है पहले अच्छे से तो समझ पाएंगे। बेसिक स्ट्रक्चर का सीन आज बेसिक स्ट्रक्चर का सीन सलमान भाई की तरह है कि दिमाग में आता हूँ समझ में, ठीक है? मतलब मूल ढांचे का सिद्धांत जो है, आज जब तक तुम स्टोरी नहीं समझोगे तो तुम्हें कभी बेसिक स्ट्रक्चर ना समझा ही नहीं मिलेगा। तुम ये कहोगे होता है कुछ, हमने सुना है, पढ़ा है, लेकिन बेसिकली बेसिक स्ट्रक्चर है क्या, ये आज तुम्हें समझ में आएगा, ठीक है? शुरू करें? कोई डाउट, कोई समस्या? इसमें मूलतः 4 केसेस आएंगे, और केसेस को समझने से पहले मैं तुम्हें सुनाने चाहता हूं एक स्टोरी, और जो स्टोरी है बड़ा इंटरेस्टिंग, जिसे कहते हैं दुविधा और धर्म संकट। अब समझना, आप में से कितने लोग बैठे हुए हैं जो एक बेसिक बात जानते हैं कि आर्टिकल 12 क्या है? याद हो गया होगा तो रट गया होगा।
आर्टिकल 12 किसकी परिभाषा बताता है? बताता है, क्लियर है? आप जितने भी लोग बैठे हुए हैं सिर्फ 40 मिनट तुम्हारे चाहिए स्टोरी सुनना बहुत अच्छे से। इधर जो लोग आगे बैठे हैं 1 इंच भी स्टोरी मिस मत करना, वरना यूपीएससी एसएससी का कंटेंट सब चला जाएगा सर के ऊपर से, ठीक है? ध्यान से समझना मेरी बात को। जब देश आजाद हुआ, ठीक है, तो सबसे बड़ी बात यह आई कि नेहरू जी ने कहा हमारे इंडिया को हमने इंडिपेंडेंट बना लिया है, यानी स्वतंत्रता घोषित कर दी है, हमें स्वतंत्रता मिल गई है। लेकिन एक समस्या ये आई कि नेहरू जी बोले इंडिया तुम बहुत अविकसित हो और अब हम सब मिलके इंडिया का डेवलपमेंट करेंगे। क्या करेंगे? इंडिया का। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आप पूरनपुर का डेवलपमेंट कैसे मानते हो? जब आपने देखा होगा पूरनपुर में अच्छे जिला अस्पताल या सरकारी हॉस्पिटल खुल गए हो, अच्छी सरकारी सुविधाएं मिल गई हो, या प्राइवेट बिल्डिंग बन गए हो, स्मार्ट रोड बन गए हो, लेकिन ये सब बने किसके ऊपर? जमीन के ऊपर। जब नेहरू जी की बात हुई तो भाई नेहरू जी ने भी ये कहा कि हमको चाहिए जमीन, क्योंकि अब हमारी इंडिया हो गई है आजाद और हम जमीन पे बनाएंगे अलग अलग तरीके के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, नदियों पे बनाएंगे डैम और अच्छे अच्छे जगह बनाएंगे, संग्रहालय बनाएंगे, तमाम चीजें बनाएंगे। लेकिन इसी उम्मीद से नेहरू जी पहुंचते हैं सबसे ज्यादा जमीनों के मालिक के पास, और सबसे ज्यादा जमीनें किसके पास थी? जमींदारों के पास। जी हाँ, इसीलिए मैंने लिखा है, समझ गए? सबसे ज्यादा जमीनें किसके पास थी? तो जब नेहरू जी पहुंचे बड़े प्यार से बोले जमींदार जमींदार, जमींदार बोला आओ जी नेहरू जी बैठो। तो नेहरू जी बोले नहीं जी बैठने की बात नहीं है, हमको ना डेवलपमेंट करना है। तो नेहरू जी ने कहा कि मुझे करना है डेवलपमेंट। नेहरू जी कहाँ गए? ये रहे, दिख गए नेहरू जी, हमारे प्यारे सबके प्यारे चाचा नेहरू। 14 नवंबर कितने जन्म, ठीक है? राहुल क्या बात बस हो रहे चाचा जी से अनेक लगा। देखो तो भैया बंद करो, जरूरी बात तो नहीं है, हाँ तो करो जाके जाओ बाकी। अब ध्यान से सुनो, जब देश आजाद हुआ तो नेहरू जी बोले मैं प्राइम मिनिस्टर, मुझे चाहिए ऐसे खेत खलियान, और जितने खेत खलियान तुम्हें दिख रहे हैं वो थे बापू जमींदार यानी जमींदार के पास। क्यों? क्योंकि अंग्रेज लोगों ने जमींदारों को बहुत सी भूमि दे रखी थी, उन्हें होती थी टैक्स कलेक्ट करने में आसानी। जमींदार जाता था गांव से टैक्स लाके दे देता था और बदले में जमींदार के पास संग्रहित होकर बहुत सी भूमि इकट्ठी हो जाती थी। अब आता है कहानी में ट्विस्ट, और ट्विस्ट कहानी में ये आता है कि जब नेहरू जी गए जमींदार जी के पास और इन्होंने कहा कि जमींदार हमें डेवलपमेंट करना, थोड़ी सी जमीन दे दो। तो जमींदार बोले हाँ आप हमारे प्राइम मिनिस्टर हो, आपको जमीन चाहिए ले जाओ। तब जाकर के नेहरू जी ने कहा कि तुम्हारी जमीन के कितने पैसे दे दूं? तो इन्होंने कहा नेहरू जी वैसे तो ये जमीन जो है वो 2.5 लाख की है, आप अपने हो आप 250 करोड़ दे दो। तो नेहरू जी ने कहा 250 करोड़ दे दो? पागल हो गए, अभी तो देश आजाद हुआ है, अगर मेरे पास इतना ही पैसा होता तो फिर मैं देश के डेवलपमेंट कार्य में इतना स्लो क्यों होता, फटाफट डेवलपमेंट नहीं कर देता। तो जमींदार बोले हाँ जी सुनो ये सब तो हमें पता नहीं, जमीन चाहिए तो 2x 3x यानी ज्यादा पैसा दो। तो फिर गुस्सा आई नेहरू जी को। नेहरू जी बोले तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं देश का पीएम हूँ, एक लॉ बना के फेंक के मारूंगा सारी जमींदारी चली जाएगी। तो जितने जमींदार थे वो बड़ा तेजी से हंसे, बोले हाँ नेहरू जी लग रहा है आपने अभिषेक सर की पॉलिटी की क्लासेस नहीं देखी। नेहरू जी बोले अभिषेक सर की पॉलिटी क्लासेस कहाँ मिलेगी? तो उन्होंने कहा कि नेहरू जी आपको पता नहीं है लेकिन हमारे देश में इस समय वर्तमान में अनुच्छेद 31 हुआ करता था, ये बाद में हटा है 78 में। बात हो रही है देश आजाद 1950 की, स्टोरी कनेक्ट करना। जमींदार साहब बोले कि हमारे पास है मौलिक अधिकार अनुच्छेद नंबर 31 जिसके तहत कोई भी जमीन हमारी मौलिक अधिकार के तहत रहने का दर्जा प्राप्त है, तुम छीन नहीं सकते। जब नेहरू जी ने ये बात सुनी, नेहरू जी के तो जैसे पांव तले जमीन ही खिसक गई। बोले यार बात तो ठीक है, इसके पास अनुच्छेद 31 है, मैं भले ही कुछ भी हूँ लेकिन अगर मैं इसकी जमीन छीनने की कोशिश करूंगा तो ये चला जाएगा कोर्ट। फिर नेहरू जी भाग के गए अपने फेवरेट दोस्त बी आर अम्बेडकर जी के पास। उन्होंने कहा अम्बेडकर जी हमें जमीन चाहिए, लेकिन जमीन बापू जमींदार जी बैठे। तो फिर अम्बेडकर जी ने कहा क्यों परेशान होते हो, अपना ही संविधान है, हम संविधान में 3 चीजें कर देते हैं जिससे ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। हम संविधान में कितनी चीजें कर देते हैं? 3, जिससे हमारा ये कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अब वो जो 3 चीजें हैं वो समझ के चलना। और मुबारक हो, पहली बार अम्बेडकर और नेहरू जी ने मिलकर संविधान में संशोधन करके ये 3 चीजें डाल दी। ध्यान से समझना, 1 इंच भी मिस करा तो बेसिक स्ट्रक्चर चला जाएगा। नींद आ रही है तो भैया सो मत, सांस ले रहे हो थोड़ी देर रोक दो, ऑक्सीजन, अटेंटिव हो जाओ। ये कंसेप्ट तुम्हें कोई इतना आसानी से नहीं बताएगा, आई कैन बेट। समझ लो, आज जाके YouTube पे वीडियो देख लेना, बेसिक स्ट्रक्चर नहीं क्लियर होगा
समझ लो, फिर से मैं स्टोरी रिपीट कर रहा हूँ। देश आजाद हुआ, जमीन चाहिए थी, नेहरू जी गए जमींदार के पास, जमीन मांगी और जमीन के लिए जमींदार बोले हमको चाहिए दुगना पैसा, हमको चाहिए बहुत सारा पैसा ही पैसा। अक्षय कुमार की स्कीम, समझ रहे हो, पैसा ही पैसा। तो जब पीएम ने कहा, यानी नेहरू जी ने उस समय पे कहा कि अगर तुम्हारी जमीन है तो विकास कार्य के लिए हमें दे दो, इन्होंने ज्यादा पैसा मांगा, नेहरू जी बोले हम छीन लेंगे, बोले नहीं छीन सकते, हमारे पास है अनुच्छेद 31। तब मजबूरी में नेहरू जी अंबेडकर जी के पास गए और अंबेडकर जी ने सुझाया कि संविधान में संशोधन कर लो, संशोधन करके मनमानी चीजें डाल लो, तभी जमीन मिल पाएगी। और इसी आशय से ये 3 चीजें अनुच्छेद 31 में जोड़ी गई, जो आज भी हैं। पहला 31 का ए, दूसरा 31 का बी, तीसरा 9वीं अनुसूची। ध्यान से समझो इस बात को। सर 31 ए क्या कहता है? 31 ए कहता है कृषि संबंधी कोई भी नियम अगर केंद्र बनाएगा तो उसके ऊपर मौलिक अधिकार की अवहेलना के तहत भी नहीं जा सकते। यहीं पर डिस्प्यूट आता है लड़ाई का। कैसे? समझो ध्यान से। बस ये लड़का थोड़ा बहुत पढ़ के आया है, बाकी लेकिन मैं पढ़ाऊंगा। अब सुनो एक मजेदार चीज, अब तुम्हें आनंद ही आनंद आएगा। एक है आर्टिकल 13, ये जो चैलेंज जो इन्होंने 31 का ए डाला, जिसमें भूमि सुधार हेतु कोई भी तरीके से जमीन ले सकते हैं तो तुम कुछ नहीं कर सकते। एक 31 बी डाला कि अब भूमि नहीं, डैम बनाएंगे, बिल्डिंग बनाएंगे, कुछ भी कर सकते हैं, तो 31 बी में तुम हमसे छीन नहीं सकते। और 9वीं अनुसूची इसलिए बनाई कि जो भी लॉ बना के उसके अंदर रख दिया उस पर न्यायालय बाहर हो जाएगा। इसमें पूरी लड़ाई बेसिक स्ट्रक्चर पे चलेगी 2 अनुच्छेद की। अनुच्छेद 13 कहता है कि सरकार मौलिक अधिकार छीन नहीं सकती। अनुच्छेद 368 कहता है कि संसद किसी भी संविधान के भाग, अनुच्छेद, धारा, उपधारा कोई भी बदलाव कर सकती है। तो मुबारक हो बेसिक स्ट्रक्चर के बैटल में। अब तुम्हें समझ आएगा कि अनुच्छेद 13 जीतेगा या 368 जीतेगा। कोई डाउट? नूरी स्टोरी समझ आई? आर्टिकल 13 कह रहा है कि तुम मौलिक अधिकार छीन नहीं सकते। नेहरू जी ने संशोधन कर दिया है। क्यों? क्योंकि नेहरू जी कोर्ट में कह रहे हैं कि आर्टिकल 368 कहता है कि संसद जो चाहे वो करे। कौन जीतेगा? किसी को बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत चलेगा। कोई डाउट? ये समस्या समझे? एक बार फिर से हम 31 और 13 दो को पढ़ लेते हैं ताकि कोई डाउट ना हो। 368 देखो क्या कहता है। संविधान और उसके लिए प्रक्रिया में संशोधन करने की संसद की शक्ति। संविधान में किसी भी बात के होते हुए संसद अपनी संवैधानिक शक्ति का प्रयोग करते हुए जोड़, बदल या निरस्त कर सकता है। ये धारा 300, ये अनुच्छेद 368 पावर देता है संसद को। लेकिन बराबर में एक और धारा है, ये भी पढ़ो। क्या लिखा है? अब आप खुद सोचो कि एक अनुच्छेद कह रहा है कि तुम अनुच्छेद 31 में हस्तक्षेप नहीं कर सकते क्योंकि 12 से 35 तक मौलिक अधिकार हैं। तो नेहरू जी ने तुम्हारे अधिकार छीने और नेहरू जी कोर्ट में जाके साफ साफ कह रहे हैं मैं ऐसा कर सकता हूं, मेरे पास आर्टिकल 368 है। तो कौन जीतेगा? मुबारक हो, इन दोनों के जीतने की लड़ाई को कहते हैं पहला केस। और ये जो पहला केस है उसी को अब हम पढ़ने जा रहे हैं। इस पहले केस का नाम आएगा शंकरी प्रसाद। क्या नाम आएगा? हाँ जी। और ये जो पहला केस है मैं निकाल दे रहा हूं, मैंने शायद इसमें डाला होगा, 100% डाला होगा। हाँ ये रहा। अब ध्यान से समझना, एक पन्ने पर एक लाइन खींच के ये डायग्राम बना लो। इस डायग्राम में तुम्हें ये देखना है कि नेहरू जी जीतेंगे संसद या जमींदार जीतेंगे। जमींदार है नागरिक, नागरिक के पास मौलिक अधिकार, और एक तरफ संसद। इनकी लड़ाई से देखो क्या निर्णय निकल के आएगा और मजा आएगा तुम्हें। ध्यान, स्टोरी समझ में आई कि बेसिक स्ट्रक्चर की लड़ाई आर्टिकल 13 और 368 पे आधारित है। जमीन चाहिए थी, अनुच्छेद 31 में संशोधन कर दिया नेहरू जी ने। 3 चीजें डाली, 31 ए जिसे का बोलोगे हिंदी में, 31 खा जिसे बी बोलोगे, और 9वीं अनुसूची 9 शेड्यूल। प्रिंस कोई डाउट, कोई समस्या? इधर आगे, इधर किसी को भी आगे बढ़े। अब सुनो, जब शंकरी प्रसाद केस हुआ तो शंकरी प्रसाद केस के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट चीज हुई। शंकरी प्रसाद केस में यही आर्टिकल पे लड़ाई होगी, अभी बार बार इसी आर्टिकल पे लड़ाई होगी, 13 और 368 पे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 13 कहता है कि तुम मौलिक अधिकार तो छीन ही नहीं सकते, तो तुमने कैसे ये विधि बना दी? तो नेहरू जी बोले 368 कहता है कि हम कोई भी विधि बना सकते हैं और हमें जमीनों की जरूरत है। बेटा सुप्रीम कोर्ट भी ना मौके की नजाकत को देख के निर्णय देता है। ये मेरी जो बात है ये बड़ा गहरी है। अगर सुप्रीम कोर्ट पे मीडिया का दबाव पड़ जाए और लोगों का दबाव पड़ जाए तो वो निर्णय देता है जो समाज के लिए जरूरी होता है। मेरी बात समझना, उस समय सच में सुप्रीम कोर्ट को लगा कि जमीनों की आवश्यकता है, देश का विकास होना है, तो वो फैसला किसके पक्ष में देगी? नेहरू जी के पक्ष में।
उसने 368 को जिता दिया। अब तुम जहां संसद लिखा है उसको ठीक मान लो, क्योंकि संसद 1 पॉइंट जीत गई, आगे चल रही है। क्यों जिताया? उनने कहा कि नेहरू जी ने अनुच्छेद 31 का ए, बी और 9वीं अनुसूची जो जोड़ी है वो एकदम ओके है। क्यों ओके है? क्योंकि देश का विकास होना है और वो ऐसा कर सकते हैं। संसद में लिखा हुआ है, मतलब संविधान में लिखा हुआ है कि संसद कर सकती है। लेकिन जब ये जीत गए उसके बाद एक समस्या और हो गई बेटा। यहां पे समस्या एक बड़ा गंभीर आ गई कि तब सरकार को चैन नहीं पड़ा और मुबारक हो सरकार ने एक और संविधान संशोधन कर दिया, उसका नाम था 17। क्या नाम था? अब 17वें वाले संविधान संशोधन को प्रैक्टिकली समझाता हूं, मजा आ जाएगा। कितने लोग ऐसे हैं जिनकी जमीन हाईवे में जाती है? कहिए किसी की। सरकार तुम्हें मार्केट रेट के हिसाब से पैसा देती है। अगर सरकार तुम्हें मार्केट रेट के हिसाब से बहुत कम कीमत देना चाहे तो तुम क्या कर लोगे? सरकार कुछ कर सकते हो? ये अब जो चल रहा है वो सरकार ने 1964 में नियम डाला था मार्केट रेट पे। मेरी बात समझो, उन्हें मत समझाओ, समझ लेंगे। दोस्त की जिंदगी बर्बाद कर, तुम इधर देखो सामने, उधर बढ़ो, थोड़ा ठीक से बैठो, इनके चक्कर मत पड़ो। ये ज्ञानी आदमी इतना हो गया था, एसएससी निकल गया, अब तुम सोचो तुम्हारा पेट फंसा 4 नंबर से, पढ़ाओ। देखो तो उसके बाद क्या हुआ, जब संविधान के अंदर समझो 17वां संविधान संशोधन कर दिया नेहरू जी की सरकार ने फिर से। क्यों? क्योंकि उन्होंने इसलिए संशोधन करा, बोले अब हम जमींदारों से जमीन तो ले रहे हैं और हम ले भी सकते हैं क्योंकि हम जीत रहे पहला केस, लेकिन जमींदारों को अभी हमें कीमत तो देनी पड़ रही है। तब उन्होंने 17वां संविधान संशोधन करके एक बड़ा कड़ी चीज निकाली, वो ये थी मार्केट वैल्यू रेट। और उन्होंने 17वां संविधान संशोधन करके कह दिया अब तुम्हें रेट भी हम अपनी मर्जी के देंगे। जब ये बात जमींदारों को पता चली तो जमींदार गुस्सा आ गए। उन्हें ये लगा कि यार पहले तुमने जमीनें छीन ली, समझ आता है, तुम मुआवजा दे रहे थे, समझ आता है, जितना हम मांग रहे थे उतना नहीं, थोड़ा बहुत दे रहे थे, समझ आता है। अब तो तुम साफ साफ कह रहे हो कि हमने 17वां संविधान संशोधन एक और कर दिया और अब तुम्हें हम वो रेट देंगे जो मार्केट का रेट हमें पसंद है। तो क्या लगता है तुम्हें कि फिर से जितने भी जमींदार है वो इकट्ठे होकर कोर्ट नहीं जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। और यही अगला केस बनता है सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य। सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य। पहले चैलेंज किया था जमींदार की जमीन छीनने को, अब चैलेंज करा कि जमीन के मनचाहे रेट भी सरकार दे। अभी देखना, अभी बेसिक स्ट्रक्चर नहीं आया, अब और मजा आएगा। तो जब सज्जन सिंह केस चैलेंज हुआ, सज्जन सिंह के केस में देख लो, फोन आ रहा जरूरी, साइलेंट कर लो। सज्जन सिंह के केस में एक और चीज हो गई। सज्जन सिंह के केस में बेटा वापस से संसद पुनः जीत गई। जो तुमने डिब्बा बनाया है ना, लाइन खींची है, उसमें संसद को फिर से जिताओ। इस बार भी नेहरू जी गवर्नमेंट के नियम जीत गए। उन्होंने कह दिया कि संसद को अधिकार है ये संशोधन करके कुछ भी बनाए, संशोधन करके कुछ भी डाले। अब ध्यान से सुनना, अब आता है टर्निंग पॉइंट। क्या चीज? दोबारा पूछो। संसद की तरफ टिक लगाए क्योंकि संसद मुकदमा जीत रही है। एक बार जीत गई शंकरी प्रसाद में, दूसरी बार जीत गई सज्जन सिंह में, और बगल में कट लगाया, बगल वाले हार गए। कोई डाउट? ये चार्ट मैंने ऐसी बनाया, आप इसको अपने स्तर से भी बना सकते हो। मैंने जीत और हार को दिखाया है, कोई दिक्कत? 4 केस चलेंगे, आगे बढ़े। हाँ, क्या करूं? लिख दूं? ये लिखना है चाहो तो लिख लो, वरना छोड़ दो। शंकरी प्रसाद का मतलब, शंकरी प्रसाद वो व्यक्ति जमींदार जो न्यायालय गया, उसका कोई मतलब कैसे हो सकता है? शंकरी माने शंकर जी, प्रसाद माने प्रसाद, गोबर माने गोबर, समझ जाओ। चलो भाई आ जाओ, अब सुनो तुम, मैं वापस पुनः रिपीट कर रहा हूं, उसके बाद मैं तुम्हें न्यायपालिका का 5 मिनट का क्रैश कोर्स दे दूंगा। आज तुम्हें यह पता चल जाएगा कि संवैधानिक पीठ, सिंगल पीठ, डबल बेंच, ये सब होता क्या है आपके। ध्यान से सुनना स्टोरी, आगे और पीछे दोनों लोग। मैंने बताया देश आजाद हुआ, कब आजाद हुआ, कब मनाते हैं स्वतंत्रता दिवस? अक्टूबर को स्वतंत्रता। क्या कोई नहीं बोलेगा, इन्हें फील होने दो कि इन्हें कितना कम ज्ञान है और कितना ज्यादा है। देश कब आजाद हुआ? ध्यान करो अच्छे से, बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ, कोई नहीं पूछ रहा है। देश कब आजाद हुआ, स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं, याद करो। बाकी लोगों नर्वस है, उससे आता है, बस वो नर्वस है, सोच रहा है कि मुझसे ही लोग पूछ रहे। बाकी लोग मत पूछो, मैं ऐसे दिवस पूछूंगा। झंडा फहराया 22 जुलाई कब उठाया, बहुत दिवस याद है, क्या लगता है? देश कब आजाद हुआ, स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं, ध्यान करो, कुछ याद आ रहा है?
हमारे देश को आजादी कभी आप दो तुमने अगर बताया नहीं, तुम्हारे घर पे तुम्हारा लड़का पर खराब करा नहीं मेरा, हाँ खान सर की तरह लिखने लेके आओ। अब तुम पे जो बरसाना मैं शुरू करूंगा, ध्यान 15 अगस्त क्यों मनाते हैं, क्यों मनाते हैं 15 अगस्त को तिरंगा फहराते हैं, क्या होता है उस दिन, आजादी मिली थी, स्वतंत्रता मिली थी कि नहीं, 15 अगस्त 1947 में देश आजाद हुआ था। आप इतनी बेसिक चीज को पढ़ के आइए, ठीक है, ये चीजें भूली नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ इनसे बात मत करो, इनसे तो क्लास में दोस्तों से तो दूर बैठा करो, अगर तुम्हें जीवन में कुछ चाहिए, बाहर कितना भी हंसी खेल के रहो, क्योंकि तुम्हें डिस्टर्ब कर देंगे। तो प्लीज अपनी बेसिक फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करो। मुझे इसलिए लेक्चर में समस्या आएगी तुम्हें समझाते हुए, क्योंकि मैं बहुत बेसिक से जा रहा हूँ। अब उससे भी नीचे का बेसिक तुम्हारा पी नर्सरी में नहीं कराऊंगा, पी नर्सरी तो खुद करके आओ, मेरी बात समझो। इतना बेसिक से जाना पड़ा तो मैं क्लास क्विट कर दूंगा, उसके पीछे कारण है कि बच्चों का लेवल भी उस लेवल पे आए कि वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो सामने लक्ष्मीकांत की एक रीडिंग तो करके आओ, तो अगर यही पढ़ाएगा, यही लिखवाएगा, पेपर भी यही आएगा, लवास नाम जाएंगे, तो भैया लवास नाम वही आऊंगा। चलो देखो सामने फिर से समझो, ध्यान रखना। अच्छा 15 अगस्त 1900, हाँ पढ़ो तो वैसे मेहनत में कमजोर हो, अच्छे खासे देखने में, शादी तुम्हारी हो जाएगी, चलो शादी की चिंता है युवाओं को ज्यादा, ठीक है। तो देखो भाई आगे इधर अभी से मुंह से हाथ निकाल लो, अंगूठा गल जाएगा। चलो देश 1950 के आसपास जब संविधान बन के लागू हुआ, 1947 में आजाद हुआ, संविधान बना के 1949 में तैयार, 50 में लागू। तो नेहरू जी जो है उन्होंने कहा कि हमें जमीन की जरूरत है, वो जमींदारों के पास है, जमींदार ने ज्यादा पैसा मांगा। नेहरू जी बोले अच्छा क्यों मांग रहे हो, बोले हमारे पास अनुच्छेद 31 है, संविधान के अंदर संसद को ये शक्ति मिली है कि वो संविधान में संशोधन कर सकती है। नेहरू जी ने कहा कि अम्बेडकर जी ये तो पाप हो गया, जमीन ये देंगे नहीं, तो अम्बेडकर जी ने कहा माइक दे दो, बेटा बातें मत करो, डिस्टर्ब प्लीज डिस्टर्ब मत करो, सामने देखो। ये वो चीजें तुम्हारे एसएससी में काम नहीं आएगी, लेकिन तुम्हें बेसिक स्ट्रक्चर समझ में नहीं आया तो उड़ जाएगा। आज एक बार यूट्यूब देख लेना मेरे कहने पे, बेसिक स्ट्रक्चर देखना और मुझे खुद फोन करके बताना सर आपसे बढ़िया समझा रहा हूँ, मुझे समझ आ गया। वो बात अलग की वीडियो 50 बार देखो, समझो। फिर से नेहरू जी ने जमीनें मांगी, जमींदार ने जमीन नहीं दी, और जब जमीन नहीं मिली उसके बाद समस्या आई, तो नेहरू जी ने करा अनुच्छेद 31 में संविधान संशोधन। तीन चीजें जोड़ी, 31A 31B 9वीं अनुसूची। जब मौलिक अधिकार छिनते हैं तो नागरिकों को कष्ट होता है। अनुच्छेद 31 मौलिक अधिकार में था तो नागरिकों को गुस्सा आई, और किस नागरिक को गुस्सा आई, जो जमींदार था, और जमींदार का नाम था शंकरी प्रसाद। उसने सरकार पे केस कर दिया, इसलिए उसका नाम है शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1951 केस का। ठीक, जब शंकरी प्रसाद ने केस करा तो न्यायालय उस समय मौके परिस्थिति को देख के बोला कि संसद ठीक कह रही है, अनुच्छेद 368 जीत गया, इसीलिए तुम्हारे उस तरफ मैंने टिक लगवाया। कोई डाउट? ये सब तो ठीक चल रहा था, लेकिन संसद के काले कारनामे यही नहीं रुके। संसद ने 17वां संविधान संशोधन कर दिया, और 17वें में उसने तय कर दिया मार्केट सर्किल रेट। इस सर्किल रेट में जो उसको ठीक लगेगा वो पैसे मुआवजे के तौर पे तुम्हें दिए जाएंगे। इस बात से भी लोगों को गुस्सा आई। इसे गुस्सा आई तो भैया जमींदार को। अब जिस जमींदार को गुस्सा आई उसका नाम था सज्जन सिंह। सज्जन सिंह राजस्थान के रहने वाले थे। राजस्थान सरकार ने इस नियम को लागू कर दिया। उन्होंने राजस्थान सरकार के खिलाफ केस कर दिया, इसीलिए इसका नाम बना सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य 1964। क्यों 1964? क्योंकि 17वां संविधान संशोधन ही 1964 में हुआ था, तो उसी साल केस हो गया। जब ये केस लेके वो गए तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर से कह दिया कि संसद ठीक है, 368 का अधिकार बड़ा है, उसे जिता दो। अब यहाँ अभी तक स्थिति ये चल रही है, 2 बार संसद जीत चुकी है, नागरिक मौलिक अधिकार हार चुका है। ध्यान से सुनना। अब समझो सुप्रीम कोर्ट में एक प्रक्रिया, किसी को पता है संवैधानिक पीठ में कितने जजेस बैठते हैं? 13। कौन बोला? बिटिया केशव नंदा भारती में बैठे थे। संविधान पीठ में न्यूनतम 5 होते हैं, अधिकतम कोई सीमा नहीं, सुप्रीम कोर्ट के सब जज भी बैठ सकते हैं। अभी तक 13 जज केशव नंदा भारती में बैठे हैं। आप पूछो। ध्यान से सुनो उसका आंसर। ठीक है, बट एक तरफ दिया गया है कि आपको मौलिक अधिकार ठीक है, जब आप मतलब देश ठीक है, कहाँ लिखा? कहीं नहीं लिखा है कि आप देशद्रोही हो। यही तो समस्या है। यूट्यूब पे ये दिया ही नहीं है, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा है कि देशद्रोही हो, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। आपसे मौलिक अधिकार एक ही परिस्थिति में छीने जाते हैं, आपातकाल, लेकिन तब भी 2 आपको दिए जाते हैं, 20 और 31। वो नहीं छीन सकती सरकार। देशद्रोही होने पे आप जो बात कह रहे हो वो ब्रिटिश को दिखाओ, मैं नहीं मानता।
मतलब आतंकवादी होने पे आप क्या कह रहे हो कि मौलिक अधिकार छीने जा सकते हैं? किसी देशद्रोही को मौलिक अधिकार मिलते ही नहीं। यहाँ पर क्या जमींदार देशद्रोही? इसलिए उनसे बोला गया क्योंकि देश को जमीन की आवश्यकता थी और जमीन चाहिए थी आपकी अपनी। अब ऐसा सुनो, इनकी जमीन है 10 बीघा, हमने कह दिया हमें बनाना है इस पे हाइड्रोथर्मल प्रोजेक्ट। ये बोले मैं इसलिए नहीं दे सकता कि मेरी परदादी से ऊपर की दादी की अंत्येष्टि हमने यही करी या मेरा जुड़ाव हो, उन्होंने एक वृक्ष लगाया था, मैं नहीं देना चाहता। अब मैं कह रहा हूँ इनसे कि मैं संविधान में संशोधन करके छीन लूंगा तो इनका मौलिक अधिकार खत्म कर दे रहा हूँ, क्या ये आतंकवादी हो? आप समझ गए? पूरी स्टोरी सुन लो, कभी डाउट लेना तुम लोग, पूरी स्टोरी सुन लो, मैं समझ गया तुम्हारा। आज सब लोग जाके पंक्ति के बल उल्टे लेटना, घुटनों से दिमाग में आ जाएगा सब। चलो गर्दन बात कर दो, चलो वापस आ जाओ, समझो। मैं इसलिए तुम्हें ये चीजें कह रहा हूँ, तुम कहाँ से क्या कनेक्ट कर रहे हो, पहले स्टोरी समझ लो, तुम्हें समझ नहीं आएगा, सब बोल हो जाएगा। समझो, सज्जन सिंह, या तो फिर मैं ये टॉपिक पढ़ाऊं यूपीएससी का, स्किप मार दूंगा, एसएससी का ही पढ़ाऊं, मतलब ये वाला टॉपिक हटा दूं। बताओ, संसद शुरू करो, तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारे ऊपर है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मुझसे कहो तो मैं संसद पे आ जाऊँ और संसद शुरू करना था, यही बात हो। सुन लो, अटेंशन अपनी लगाना और उसके बाद डाउट पर खुद ही तुमसे बार-बार पूछूंगा कि प्रिंस बताओ। नहीं, आपका पूछना गलत नहीं है, आप मेरी बात सुनने के बाद कनेक्ट करके पूछो। आप देशद्रोही और उसमें अंतर समझना। जमींदार से मौलिक अधिकार खत्म नहीं करेंगे, मौलिक अधिकार में एक एक्स्ट्रा अधिकार जोड़ दिया, ये हम ले सकते हैं। मौलिक अधिकार छीने नहीं, रास्ता निकाले। मैं आपके घर तक गेट से नहीं जा रहा हूँ, लेकिन आपके पीछे की दीवार गिरा के जा रहा हूँ, है तो वो भी घर जाने का। समझो, स्टोरी समझो। तुम लोग जिस तरीके से बातों को समझ रहे हो उस तरीके से समझने से पहले स्टोरी समझो, फिर खूब बात पे बात करें। डन? जितने क्वेश्चन है कॉपी में लिखो, आई बेट कि एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। स्टोरी समझो। सज्जन सिंह केस जब हुआ उसके बाद मैं तुम्हें बता रहा था संविधान की पीठ क्या होती है, जजों की बेंचेस बनती है। और मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ, उससे 2 साल पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे दीपक मिश्रा, उनके ऊपर आरोप लगाया गया था भ्रष्टाचार का, ये कि सुप्रीम कोर्ट में मनचाहे जजेस को बैठाते हैं। तो मैं तुम्हें इससे करंट के मुद्दे पे कनेक्ट कर रहा था, अब तुम समझ जाओ शायद, लेकिन फिर मैं इसी में आगे बढ़ता हूँ, जिसको कहते हैं मास्टर ऑफ द रोस्टर। सुना था किसी ने? ये वर्ड आ चुका है, यूपीएससी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मास्टर ऑफ द रोस्टर किसे कहते हैं। तो जो मुख्य न्यायाधीश होता है सुप्रीम कोर्ट का, सीजीआई, उसके पास पावर होती है कि वो किसी भी जज को किसी भी केस में अलॉट करके बैठा दे, कोई इशू, इसे मास्टर ऑफ द रोस्टर कहते हैं। ये न्यूज़पेपर का करंट का आर्टिकल था उस समय का, लेकिन मुझे इसी समय पे समझाना था। बात आई समझ में? मास्टर ऑफ द रोस्टर। अब आगे आ जाओ केस पे। अब समझना ध्यान से। सज्जन सिंह केस में जो जमींदार थे वो भले ही अपना जजमेंट हार गए, लेकिन उनके अंदर संतुष्टि नहीं है। और तुम्हें ये बात पता होगी कि जब कोई निचली अदालत से या किसी भी अदालत से कोई मामला हार जाता है तो उसे अपील करने का भी अधिकार होता है, पता है सभी को। अगर कोई सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्णय दे दिया तो उस पर दोबारा रिव्यू, समीक्षा करने का भी एक अधिकार होता है। तो एक ऐसा केस जो गोलकनाथ नाम से जाना जाता है, ये गोलकनाथ वर्सेस जो पंजाब का केस है, इसमें सज्जन सिंह वाले केस को चैलेंज कर दिया। यानी 3 केस हो गए। संकरी प्रसाद जमीन छीनने वाला 31 से 31 भी 9वीं अनुसूची। सेकंड वाला जो केस था वो कौन से में चैलेंज हुआ? 17वां संविधान संशोधन। ये जो तीसरा केस है ये सज्जन सिंह को ही दोबारा चैलेंज कर दिया कि ये 17वां संविधान संशोधन गलत है, हम नहीं मानते। अब यहाँ पर ट्विस्ट आ गया। सुप्रीम कोर्ट को पहली बार लगा कि संसद को अगर असीमित शक्तियां दे दी जाएंगी, किसी की भी जमीन छीन लो, जो ये बात कह रहे हैं, किसी की भी जमीन छीन लो या कुछ भी कर लो, तो कल को संसद जो है वो कितना नुकसान पहुंचाएगी ये तो हम आकलन ही नहीं कर सकते। मेरी बात समझना, अगर संसद को तुम ये शक्ति दे दो कि उस पर कोई लगाम ना लगे, वो तुम्हारे मौलिक अधिकार छीन ले, कोई भी अधिकार छीन ले, तो वो अनलिमिटेड नियम बनाएगी कि नहीं? बनाएगी कि नहीं? आईसी गोलकनाथ में पहली बार ऐसा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक अधिकार जिता दिए, संसद हरा दिया और सुप्रीम कोर्ट ने बोला हाँ जो ये जमींदार थे ये सही कह रहे हैं। और जैसे ही ये बात हुई कि जमींदार सही कह रहे हैं, संसद सत्ते में आ गई, क्योंकि उन्होंने 368 की पावर को लिमिट कर दिया। किससे? अनुच्छेद 13 से। बोले 13 बड़ा 368 छोटा। मेरी बात समझना प्लीज, बहुत ध्यान से कंसेप्ट सभी लोग। अभी तक आर्टिकल 368 2 बार जीत चुका था। तीसरे नंबर पे जब बारी आई तो 368 तीसरे केस में हार गया।
हारने के बाद कौन जीत गया? आर्टिकल 13 का 2। और आर्टिकल 13 का 2 कहता है कि न्यायालय कभी भी न्यायिक समीक्षा कर सकता है जुडिशियल रिव्यू। बात आई समझ में? यानी सरकार कोई ऐसा लॉ नहीं बना सकती जिसमें मौलिक अधिकार छीने जाए। ये बात बुरी लग गई उस समय तत्कालिक सरकार जो आई थी इंदिरा गांधी जी को। उन्होंने कहा कि अब तक 368 को जिता रहे थे, अब जब मेरा टाइम आया पीएम बनने का तो तुम अब तक 368 खेल रहे थे, अब जब मैं पीएम बनी हूं तो तुम कह रहे हो मौलिक अधिकार ऊंचे हैं। ऐसा कैसे कह सकते हो? मेरी बात समझना। जब पहले सुप्रीम कोर्ट 368 को जिता रहा था तो संसद को असीमित शक्तियां मिल रही कि वो मौलिक अधिकार छीने कुछ भी करे। तो जब इंदिरा गांधी आई तो उन्हें बात बहुत बुरी लगी, क्योंकि तीसरे केस में मौलिक अधिकार जीत गए, संसद हार गई। उन्हें लगा यार ये क्या बात हुई, जब मेरी बारी आई तो 368 को तुमने नीचे दिखा दिया। उनकी इसी बात से वो सत्ते में आ गई और गुस्से में आ गई और बेटा उन्होंने अनुच्छेद 13 और 368 दोनों के अंदर संविधान संशोधन कर दिया। समझो, जब इंदिरा गांधी जी आई तो उन्हें ये दोनों बात बुरी लगी। उन्होंने अनुच्छेद 368 के अंदर तीसरा संशोधन कर दिया और 13 के अंदर चौथा क्लॉज डाल दिया। वो साल है 1971, बड़ा बड़ा लिखा है 1900। उसमें इन्होंने ये कह दिया कि 368 में किया हुआ संशोधन मौलिक अधिकार पे काम करेगा और मौलिक अधिकार पे किसी भी तरीके की रोक 368 द्वारा लगाई जा सकती है। मतलब इंदिरा गांधी जी ने पूरा गेम ही पलट दिया। बोली 3 की लड़ाई और 368 की लड़ाई को निपटाने का एक ही तरीका है, 13 के अंदर लिख दो कि 368 इस पे प्रभावी हो सकता है, 368 के अंदर डाल दो कि 13 वाला जो है वो इतना कुछ नहीं उखाड़ सकता। बात आई समझ में? अभी एक केस और, जब 1971 में इंदिरा गांधी जी ने पूरा मामला ही कॉन्स्टिट्यूशन का पलट दिया ताकि 368 जीत जाए, संसद सुप्रीम बनी है, तब ये मामला जुडिशरी को बड़ा बुरा लग गया और अंतिम केस जो है जो तुम सब जानते हो ये कोर्ट पहुंचा इसी 24वें संविधान संशोधन को चैलेंज करके, जिसे बोला जाता है केशव नंदा भारती बनाम केरल राज्य। कोई डाउट स्टोरी फिर से समझना, मैं फिर बता रहा हूँ, फिर से समझो स्टोरी, ऊपर से नहीं जानी चाहिए, ध्यान से समझो। इधर भी थोड़ा बहुत समझ आ रहा है? गुड, इधर भी ध्यान से सुनना। राज और ऋषि, जमींदारों की जमीन लेने के लिए नेहरू गवर्नमेंट ने मांगी, जमींदारों ने मना करा। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 31 था, वो ये कहता है जिसकी जमीन है उसका मौलिक अधिकार। क्यों? क्योंकि मौलिक अधिकार 12 से लेकर 35 तक आते हैं। लेकिन सरकार के पास एक हथकंडा था, वो था संविधान में संशोधन करने का। सरकार रुकी नहीं, उसने अनुच्छेद 31 में संपत्ति के अधिकार में अपवाद डाल दिए, 3 अपवाद। कौन से? 31A, 31B, 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची 31A, 31B डालने के बाद सरकार ने जमीनें सबकी हड़पना शुरू करी। जब जमीनें लेना शुरू करी तो बुरा लग गया जमींदार साहब जिनका नाम था शंकरी प्रसाद। शंकरी प्रसाद न्यायालय पहुंचे। न्यायालय पहुंचने के बाद सुप्रीम कोर्ट में मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया नेहरू जी तुम ठीक हो। और नेहरू जी कौन है? संसद। संसद को शक्ति मिली है 368 से संविधान में संशोधन करने की। कोई डाउट? ये 368 यहाँ जीत गया। इसके बाद सरकार को लगा अब तो हम जीत ही गए, अब हम अपनी मनमर्जी चलाएंगे। फिर सरकार ने 17वां संविधान संशोधन कर दिया। जब 17वां वाला करा तो वो मार्केट सर्कल रेट से जुड़ा हुआ था। ये जो सर्कल रेट सरकार ने तय करा इससे भी लोगों को बुरा लगा। फिर एक और केस न्यायालय पहुंचा सज्जन सिंह के नाम से। सज्जन सिंह के मामले में न्यायालय ने फिर से सुप्रीम कोर्ट ने संसद को जिता दिया। जब संसद जीत गई उसके बाद इसी केस को फिर से जमींदारों ने अपील कर दिया, चैलेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट में जब ये तीसरी बार मामला पहुंचा तो मुबारक को गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने मामला पलट दिया। अब मौलिक अधिकार को जिता दिया और संसद को हरा दिया। जब संसद को हराया, मौलिक अधिकार को जिताया तो समय आ चुका था 1971 के आसपास का। तब इंदिरा जी बोली कि यार ये अच्छा है, जब तक मैं संसद में नहीं थी, जब तक मैं पावर में नहीं थी, तब तक संसद को जिता रहे थे। अब जब मेरा टाइम आया तो संसद हरा दी, मैं संविधान के अंदर ऐसे बदलाव कर दूंगी कि संविधान भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। उन्होंने आर्टिकल 13 और 368 के विवाद के निपटारे के लिए 13 के अंदर चौथा क्लॉज जोड़ दिया, चौथा है ना, और 368 के अंदर तीसरा क्लॉज जोड़ दिया। यानी 368 में लिख दिया कि तुम्हारे ऊपर 13(4) काम नहीं करेगा और 368 में डाल दिया कि भैया 13(4) तुम्हें किसी तरीके से रोक नहीं सकता। कोई डाउट? अब ये जब ऐसा हुआ तो जुडिशरी समझ गई कि मैडम जो है वो न्यायपालिका की भी शक्ति खत्म कर रही है। क्यों? क्योंकि न्यायपालिका किसके तहत न्यायिक समीक्षा करती है? अनुच्छेद 13 के तहत। जब तुम अनुच्छेद 13 ही लेके खत्म कर दोगे तो न्यायपालिका करेगी क्या? तब ये अंतिम बार मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में। बेटा नींद आ रही है, सो जाओ, हेड डाउन करके, कोई दिक्कत नहीं, उन्हें मत बताओ। लेकिन देखो ध्यान से,
जब ये अंतिम बार मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में तो इसका नाम था केशव नंदा भारती बनाम केरल राज्य। जब केशव नंदा भारती केरल पहुंचा, राज्य पहुंचा, वही केरल राज्य का मामला पहुंचा, उसमें ये दोनों आर्टिकल चैलेंज हुए और मुबारक हो तब केशव नंदा भारती जजमेंट में अंतिम बार जुडिशरी ने क्या क्लासिकल लाइन हुई। वो लाइन ये थी कि पार्लियामेंट को शक्ति है वो पूरा संविधान मिटाए दोबारा लिख दे, पूरा संविधान मिटाए दोबारा लिख दे, लेकिन जिस नियत से, जिस सोच से ओरिजिनल संविधान निर्माताओं ने संविधान को बनाया है वो सोच कभी खत्म नहीं हो सकती। सर कौन सी सोच? जैसे संविधान में आरक्षण, संविधान में समानता का अधिकार, और ये जो आरक्षण है समानता का अधिकार है, तुम्हें निजता का अधिकार मिला हुआ है, तमाम अधिकार है, मुबारक हो, इसी को कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चर। फिर एक और सवाल आया, सर कोई लिस्ट तो होगी बेसिक स्ट्रक्चर की? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया जब जब कोई मामला आएगा इस लिस्ट की व्याख्या हम करेंगे, हम बताएंगे कि क्या बेसिक स्ट्रक्चर है और क्या नहीं है। इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने दो काम कर दिए, एक तो संसद को रोक लिया असीमित शक्तियां प्रयोग करने से, वरना तुम्हारे मौलिक अधिकार संसद खत्म कर देती, सबका रास्ता बना देती, 21 में ये जुड़ा है BCD EF सब छोड़ देती, कुछ नहीं मिलता निष्ठा का अधिकार। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो संविधान निर्माताओं का सपना है, सोच है, उन्होंने जब संविधान बनाया था तो वो चीज कभी नहीं छीन सकते, इसी को कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चर। अब जो डाउट है पूछो, जितने डाउट है पूछो। समझ गए बेसिक स्ट्रक्चर? लास्ट वाले केस में यानी 2 केस में संसद जीता और बीच वाले केस में संसद हारा, लेकिन लास्ट के केस में संसद जीता तो, पर जीतने के साथ उस पर लगाम लगा दी बेसिक स्ट्रक्चर। तो वर्तमान में तुम ये कह सकते हो कि संसद संविधान में कोई भी अनुच्छेद परिवर्तित कर सकती है। 14 में समानता है ना, 14 से 18 लिख दो, 19 से 21 में समानता, लेकिन समानता छीन नहीं सकती है। बात समझे? इट इज कॉल्ड बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। पूछो नोरी डाउट, पूछो जिसे भी डाउट है पूछो। कोर्ट वाला केशव नंदा भारती केस में चैलेंज हुआ इंदिरा गांधी का 25वां संविधान संशोधन, जिसमें उन्होंने ये कहा कि मौलिक अधिकार और संसद कौन बड़ा, तो उन्होंने कहा बड़ी संसद ही है, लेकिन ये मूल ढांचे को नहीं छीन सकते। पूछो अब जितने डाउट हो, प्रिंस से लेके इधर से लेके गर्ल से नूरी से लेके जिसे जो डाउट हो, और सोने का प्रयास मत करो। अगर तुम अपने सपने के लिए जाग नहीं सकते तो घर बैठ जाओ, जरूरत नहीं है तुम्हारी। मैं भी 3 से 3.5 घंटे सोता हूँ। फिर IAS बनने का सपना छोड़ दो, चारा मशीन है ना घर पे, चारा खा दो जाके, और भैंस खा रही है उसके बगल में, तुम भी खा लो जाके। सच बता रहा हूँ, बात ये ईमानदारी की, अगर तुम पढ़ने के लिए मक्खन जैसी, मैं एकदम 3rd लेवल पे जाके समझा रहा हूँ, हंसेंगे अगर कोई वीडियो देखेंगे, अरे एकदम बच्चों की तरह बेसिक चीजें, लेकिन मुझे पता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। मैं भी 4 साल पहले तैयारी के लिए निकला था, मुझे भी नहीं पता था डेमोक्रेसी क्या होती है, पॉलिटिकल सिस्टम क्या होता है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। मैं आसान कर रहा हूँ, तुम कर रहे हो ऐसे करके, तो ऐसे करके ऐसे हो जाएगा। तो इसलिए समझो, अगर नहीं पढ़ना घर बैठो, 2 आओ 2, सिर्फ 1 या 2 बच्चे आ जाओ, मैं पढ़ा दूंगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन अगर सोए, होमवर्क नहीं करा और लापरवाह हुए तो तुम्हारा नाम ब्लैकलिस्ट करा दूंगा मैं। या तो बी सीरियस, और आइदर बी सीरियस और बी सिंपल। घर बैठो, बहुत है। IAS बनने के लिए किसी को भी गाइडेंस देकर रोड से पकड़ लाऊंगा, आ जाएगा और तुमसे ज्यादा एक्टिव रहेगा। अभी तुमसे कह दूं कि तुम्हें सरकारी लाभ मिलने वाला है, स्कॉलरशिप फॉर्म ध्यान से भरना, तो तुम में से रात के 10 बजे कैफे पे बैठ जाते हो जाके, सुबह के 4 बजे तक। गलती ना हो जाए, मीना कुमारी में के बाद आर ना आ जाए, यूं लगा। समझ रहे हो बात को? जब तुम स्कॉलरशिप के लिए इतना सहज हो, जो तुम्हें अस्थायी सुख दे रही है, और जो चीज तुम्हें जीवन भर का सुख देने वाली है, बेसिक स्ट्रक्चर और बाकी चीजें, उसमें तुम सोने की तुम्हें दिक्कत है, तो तुम देख लो कि तुम्हारा स्तर कहाँ पे जा रहा है बौद्धिक का। मैं तो एक दिन चला जाऊंगा, मेरी बातें याद आएंगी, फिर 10 साल बाद बच्चे गोद में लेके कहना अले अले अले, मैं भी बन जाती मुन्ना, 2 नंबर रह गए। और लड़के भी, तेरे पापा IAS से कम है क्या? और चला तुम रही रिक्शा। तभी तो मैं कहता हूँ, मेरे घर वालों ने सही सपना देखा था, टिक्की बेचो, रिक्शा चलाओ। डाउट पूछो, अब जितने डाउट हो, हाँ नहीं पूछो, जो भी डाउट है शुरू से भी पूछना, पूछो। इम्प्लीमेंट किया गया, एग्जैक्टली इम्प्लीमेंट होने के बाद इसलिए मांगी थी क्योंकि संविधान के अंदर हमने वो सारे अधिकार दे दिए थे। उसके 1950 के बाद पहला पंचवर्षीय प्लान बनाया था हमने, समझ गए? इसके लिए इकोनॉमिक्स जिम्मेदार है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1950। पूछो 33-34 आर्टिकल, हाँ पूछो आर्टिकल 33-34 पूछना। तो खुफिया एजेंसी की और मार्शल लॉ, वो खुफिया लॉ के लिए
आर्टिकल 34 मार्शल लॉ, सैन्य शासन और मुझे तो याद हो चुका है हाई कोर्ट यूसीसी लिख के लाया। हाँ, जब वो मिलेंगे की बात मैं बहुत कराऊंगा तुमसे, पहले सुन लो। जितने भी भैया सपने देख रहे हैं कि क्लास लेके चले जाएंगे, घर में कुछ नहीं करेंगे, मार मार के ठीक कर दूंगा, पढ़ा पढ़ा के, तो मेरी बात ध्यान रखना, या तो तुम मुझे बड़ा भाई मानोगे या बड़ा शत्रु मानोगे, दोनों में से तुम्हारी कोई भी एक नहीं चलने दूंगा मैं, समझ गए? क्योंकि तुम्हें मेरा उद्देश्य रिजल्ट लाना, गर्ल्स की बात नहीं कर रहा, हमारे यहाँ पे भी बैठ के चलाएंगे नहीं भैया, तुम माता बहन तुम पे नहीं चला सकते, वरना धाराओं से अगर तुम्हें कौन कौन सी लगेगी। लेकिन ये लड़के जो आए इन्हें तो मैं सुधार दूंगा, इनसे कह दूंगा लिख के लाओ कागज से, क्योंकि मुझे पता है 4 साल पहले 5 साल पहले मैं भी भटक रहा था, कोई ध्यान नहीं देता, कोई ध्यान नहीं देता। किसका पूछो? यूसीसी का लिखो, समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44, ठीक है? लिखो, होमवर्क लिखो, पहले एक क्वेश्चन लिखो। अभी क्लास का टाइम है, अभी कुछ और पढ़ाऊंगा, डिस्कस करवाऊंगा, पीछे जो छूटा है वो पूरा कराऊंगा, नया नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक? अभी प्रियम्बल पे चर्चा होगी, मौलिक अधिकार पे होगी, सब पे होगी, ऐसे कहां छोड़ दो। हाँ, यूसीसी तुम लोगों को समझाया तो था मैंने, फिर से समझा दो, समझा दो। यूसीसी समझना ना, रिपीट कर दो। यूसीसी शाहबानो वाला केस तो बताया था, चलो यूसीसी समझो। चलो मार्कर का प्रयोग करते, मजा आता है, ठीक है? मार्कर का प्रयोग करो, चलो मार्कर के प्रयोग में मुझे क्या आनंद आएगा, ठीक है? आप जरा समझ के चलना कि अनुच्छेद 44 की बात हो रही है, ठीक है? कोई परमानेंट मार्कर तो नहीं रखा है, आप पहले बता दो, कहीं पता चले मिटाए ना मिटे चीजें। सुनो ध्यान से, सबसे पहला सवाल मैं तुम्हें एक इंटरेस्टिंग चीज पूछता हूं, तुम्हें मजा आएगा। बाबा साहेब ने आर्टिकल 44 में यूसीसी जो डाला है, तो आर्टिकल 44 डीपीएसपी का भाग है, तो बाबा साहेब को अगर डीपीएसपी से इतना लगाव था, यानी यूसीसी इतना ही पसंद था, तो उस समय मौलिक अधिकार में क्यों नहीं डाल दिया? क्यों नहीं उन्होंने मौलिक अधिकार बना दिया? तब तो आज पालन भी हो रहा होता, तब तो आज गोवा की जगह बचे हुए जितने भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है वहां भी चल रहा होता। लेकिन बाबा साहेब ने अनुच्छेद 44 में ही यूसीसी को क्यों डाला, कौन बताएगा? ऐसे पूछते हैं, टैब बंद कर दीजिए साइड से। क्योंकि सरकार के पास कभी पैसे होते हैं, कभी नहीं होते हैं, क्योंकि सरकार के पास कभी पैसे होते हैं, कभी नहीं होते हैं। और कोई उत्तर? सब बड़ा अच्छे से उत्तर दो, हाँ ऊपर ऊपर से। आप सुनो ध्यान से, जब देश का विभाजन हुआ तो देश का विभाजन, हाँ देखो, देश का विभाजन किन शर्तों पे हुआ था? देश का विभाजन हिंदू मुस्लिम मसौदे पे हुआ। ये बात मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मुस्लिम्स बोले हमें एक अपना राष्ट्र दे दो, उसमें हिंदू भी शामिल थे, कुछ हिंदू भी गए थे, अल्पसंख्यक भी गए थे, कुछ अच्छे मुस्लिम भी थे जो बोले हम यही रहेंगे, यही हमारा घर है, हम नहीं मानते डिवाइड एंड रूल को। तो ध्यान से समझना, बाबा साहेब एक बात से चिंतित थे, उन्हें ये लगा कि अगर मैं आर्टिकल 44 डालूंगा तो सबके धर्म पे खतरा सा लगेगा, इसके धर्म से उठा के ये चीज डाल दूंगा, इसके धर्म से उठा के ये चीज खत्म कर दूंगा। वैसे ही देश में धार्मिक तनाव का माहौल था, अगर कोई यूसीसी को मौलिक अधिकार में डाले होते तो देश में पता नहीं कितने दंगे होते। इसलिए उन्होंने आर्टिकल 44 को डीपीएसपी में डाल के सरकार के हवाले कर दिया कि जब देश में बंधुत्व लगे, भाई बहन ज्यादा बढ़ जाए, हिंदू मुस्लिम एकता आ जाए और लोग तैयार हो, तो तुम यूसीसी को लागू कर देना। कोई डाउट? तो इसलिए तुमसे सवाल पूछ सकता है किसी डिबेट में, इंटरव्यू में, कि आर्टिकल 44 में क्यों डाला, बता पाओगे? अब समझो यूसीसी है क्या, एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, समझना, फिर भी डाउट हो फिर पूछना। ये है अभिषेक के पड़ोसी मिस्टर अहमद, और एक है अनिल, एक है कोई और ले लेते हैं गुरकीरत, और फाइनली एक है एंथनी। अब मेरा सवाल ये है कि इन चारों ने प्लानिंग करके, अभिषेक के मोहल्ले में एक व्यक्ति रहते थे मिस्टर भूतपूर्व आईएएस, ठीक है, इनका एक ही काम था, इन्होंने खुद आईएएस निकाला नहीं, और ये आने जाने वाले लोगों से पूछते थे तेरा आईएएस निकल गया, तेरा आईएएस निकल गया, तो लोग बड़ा परेशान थे। तो इन चारों ने प्लानिंग करी कि एक दिन जब मिस्टर ए सो रहे होंगे, साइलेंट कर दो साइड से, एक दिन जब मिस्टर ए सो रहे होंगे तो हम सब चल के मिस्टर ए का गला दबा के उनकी हत्या कर देंगे। इन्होंने ऐसा करा, इन्होंने भैया मिस्टर ए का गला दबा दिया, और मिस्टर ए का गला दबा दिया तो ये हो गए रेस्ट इन पीस, समझ गए, रेस्ट इन पीस। तो भैया अब इन चारों को जो सजा मिली न्यायालय में,
302, 120 यानी आपराधिक षड्यंत्र और हत्या की सजा मिली। मेरा तुमसे सवाल ये है कि सर अहमद, अनिल, एंथनी और दीदर चारों अलग धर्म से थे, लेकिन जब सजा देने की बारी आई तो धर्म कहाँ चला गया? सिर्फ इन्हें हत्या की सजा मिली 302। कोई डाउट? आप समझना दूसरी परिस्थिति जो मैंने समझाई। दूसरी परिस्थिति ये थी कि जब अहमद को निकाह करना था और जब अनिल को शादी करनी थी और गुरकीरत को भी भैया अपना ब्याह करना था और हमारे एंथनी साहब को तो बस चर्च के अंदर जाके वो करना था, जिसे क्या कहते हैं, आई कबूल जो भी हो फिलहाल, ठीक है, समझो इनकी मैरिज ही बोलते रहे इंग्लिश में। लेकिन कोई बात नहीं, अलग अलग धर्म से हो गई, अलग अलग हिसाब से हो गई। लेकिन जब निकाह में डिवोर्स लेना था, शादी में तलाक लेना था, तो न्यायालय को यानी कि जज को 10 अलग अलग किताबें खोलनी पड़ी। अभी जब हत्या करके ये पहुंचे थे तो एक किताब खोली, 302 धारा लगाई और सबको फांसी पर टंगवा दिया या सजा दे दी। लेकिन अब इनका शादी हो रही है, उसकी धारा अलग, इनका डिवोर्स हो रहा है, उसकी समस्या अलग। तो यही तो सबसे बड़ी न्यायालय के सामने दिक्कत है, क्योंकि तुम्हारा शादी ब्याह पहुंचता है कोर्ट, ठीक, और कोर्ट के मामले में जज को करना है निस्तारण। अब वो तुम्हें न्याय तो तभी दे पाएगा ना जब वो तुम्हारी विधि के अनुसार तुम्हारे साथ अच्छा करेगा। अब कोई मुस्लिम कहे हमारी शरीयत ये कह रही है, हमारी कुरान ये कह रही है, और तुम जज साहब अपनी मर्जी से कह रहे हो कि तलाक है, तलाक है, तलाक है, नहीं मानोगे। तो इस वजह से इन सभी समस्याओं को निपटाने के लिए सरकार लेके आ रही है समान नागरिक संहिता, समान सिविल संहिता, नागरिक भी बोलते हैं। समान सिविल का मतलब ये है कि हम इस क्रिमिनल लॉ को नहीं छुएंगे, हम छुएंगे तुम्हारे व्यक्तिगत विधि को, यानी व्यक्तिगत लॉस को, पर्सनल, और वो भी हर मुद्दे में नहीं छुएंगे। किन किन मुद्दे में छुएंगे? शादी, गोद लेना, ब्याह करवाना, समझ गए, निकाह, और उसके बाद डिवोर्स, बच्चा गोद लेना, मेंटेनेंस देना, भरण पोषण, सक्सेशन, उत्तरदायी, गिफ्ट देना। इन मामलों में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के धर्म अलग अलग व्याख्या देते हैं। उदाहरण दूं, मुस्लिम धर्म में ब्याज लेना इलीगल माना जाता है। वर्ड पता होगा मुस्लिम्स को, मैं नहीं बोल रहा, हाँ से एक वर्ड, समझ रहे हो ना। तो जो मुस्लिम्स हैं उनके में ब्याज लेना माना जाता है इलीगल, लेकिन हिंदुओं में ब्याज का और सूद का काम चलता है। हिंदुओं में एक विवाह माना जाता है शुभ, इनमें 4 विवाह भी कर लो तो भी कोई दिक्कत नहीं। हिंदुओं में तलाक नाम का कोई प्रावधान कभी था ही नहीं वेदों में। मुस्लिम्स में अलग अलग तरीके का तलाक भी है, तलाकुल सुन्नत, तलाकुल बिद्दत, समझ रहे हो, इनके में सारी चीजें हैं। अब इधर आ जाओ हिंदुओं में, हिंदू मानते हैं वेद, पुराण, भगवान, मूर्ति, अनुष्ठान, पूजा। ये कहते हैं कि सिर्फ हम मानते हैं भाई हमारी होली कुरान को और हमारे प्रोफेट साहब को, इसके अलावा ये किसी को नहीं मानते। जब तुम्हारी पूजा पद्धति, धर्म पद्धति और अलग अलग चीजें हैं, क्योंकि पहले विधि नहीं होती थी, पहले चलते थे सब धर्म से। आज तुम सुबह उठ के 4 बजे पूजा पाठ करके फ्रेश होके नहा धो के पूजा पे बैठते हो, खाना खाते हो, तुम्हारी धार्मिक किताब ने तुम्हें डिसिप्लिन रहना सिखाया। इनके अंदर भी है कि जो भी मुस्लिम है वो अपनी तनख्वाह में से कुछ हिस्सा ज़कात के नाम से निकालेंगे, इतना इतना भाग, तो ये इनके धर्म ने सिखाया। तो जब धार्मिक किताब के हिसाब से जो तुम पालन करते आ रहे हो वो तुम्हारे अलग अलग होंगे कि नहीं। अब तुम उन्हें लेके कोर्ट पहुंचे, तुमने करा निकाह और डिवोर्स तुम कैसे दे दोगे हिंदू विधि से? समस्या है कि नहीं है? तब मुस्लिम हस्बैंड वाइफ कहेंगे जी हमारे साथ तो जो है न्याय नहीं हुआ। अब तुम्हें हिंदू, तुम करवा लोगे हलाला के तहत अपनी बीवी का डिवोर्स? नहीं करवाओगे, तुम कहोगे डॉक्ट्राइन ऑफ हलाला को हम नहीं मानते। तो इस वजह से सरकार के समय समस्या आ गई। सरकार कह रही है कि जितने भी नियम हैं हम सबको एक बनाएंगे। अब उसमें वो इनके नियम लेके तुम्हें नहीं देगी, वरना तो तुम 4 विवाह वाला तुरंत मांग लोगे। सरकार को पता है। हाँ अभिषेक बताओ। उसका भी है नियम, वो भी बता रहा हूँ, अलग अलग समुदाय वाला भी बता रहा हूँ। इसलिए मैंने कल एक एक्ट्रेस का नाम पूछा था, वो बात वही रह गई थी, बताऊंगा स्टोरी, अभी सुनो। तो ये समस्या आ रही थी। अब सुनो बड़ा इंटरेस्टिंग तथ्य। अब आते हैं अभिषेक जैसे स्मार्ट लोग। अभिषेक बोले हमें शादी करनी है, किसी का नाम शायरा तो नहीं है, रुखसाना तो नहीं है, नहीं है ना, होगा भी तो मैं कॉमन नाम बोल रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, ठीक है अभिषेक, कोई दिक्कत तो नहीं, कौन सा हो ही रही शादी, कह रहे हैं बस लड़की होनी चाहिए, कोई भी हो चलेगी। देखा बेरोजगारी का नतीजा, समझे। चलो तो भैया आप अभिषेक ठहरे हिंदू धर्म के फॉलोअर, रुखसाना ठहरी इस्लाम धर्म की फॉलोअर। अब इन दोनों को शादी करनी है तो 2 तरीके हैं, या तो रुखसाना हिंदू धर्म में परिवर्तित होकर हिंदू विधि विधान से शादी कर ले, या फिर ये बन जाए
मुस्लिम यानी कि इस्लाम धर्म के फॉलोअर यानी कि मुस्लिम धर्म के फॉलोअर और शादी कर लें, लेकिन सरकार के पास एक सामान्य नागरिक संहिता जैसा भी की नियम है, उसे कहते हैं विशेष विवाह अधिनियम, स्पेशल मैरिज एक्ट, जिसके तहत एक एक्ट्रेस है, उनका नाम है सोरा भास्कर। सोरा भास्कर ने अपने पति जो कि इस्लाम के फॉलोअर हैं उनसे कहा मुझे तुमसे शादी करनी है, तो बोले कर लो। उन्होंने कहा तुम्हें मेरे धर्म में कन्वर्ट होना पड़ेगा, बोले ना मैं नहीं होंगी। तो सोरा भास्कर उनके धर्म में कन्वर्ट नहीं हुई। सोरा भास्कर और उन्होंने जाके कोर्ट मैरिज करी। कोर्ट मैरिज में एक इनकी दोनों धर्मों के ऊपर एक नियम लागू हो गया, क्या अब वो मुस्लिम होते हुए भी और शादियां नहीं कर सकता, ये मुस्लिम ना होते हुए भी डिवोर्स और मेंटेनेंस मांग सकती है। मेरी बात समझे, सोरा भास्कर ने उनके धर्म के रास्ते बंद कर दिए, अपने धर्म के रास्ते बंद कर दिए। अब इनकी शादी हुई तो वो न्यायालय के नियम के अनुसार और टूटेगी भी तो न्यायालय के नियम के अनुसार। ये ज्यादा अच्छा है, ये ज्यादा अच्छा है भाई। किसी का धर्म भी नहीं खंडित हुआ और शादी भी हो गई। वो अपने सोरा भास्कर लगा रही हैं, मूवी बना रही हैं, वो अपना जो भी काम कर रहे हैं अपने धर्म से कर रहे हैं। अब दोनों की इच्छाएं चल रही हैं, जो अपने वो चाहे वो करें। समझ में आई बात? लेकिन एक और समस्या है, अब ये दोनों, एक हिंदू एक मुस्लिम, ये गए बच्चा गोद लेने। हाँ बताओ किसे? बच्चे पे ही मैं आ रहा हूँ, मुझे पता है तुम अभी बच्चे की शादी पे भी आओगे, मैं पहले ही समझ चुका हूँ। मेरा नाम तुम्हारे घर वालों ने ऐसे नहीं रखा, समझो। पहला सवाल ये है कि अगर इन दोनों के बच्चा होगा तो क्या होगा, इसका जवाब तुम्हें सिर्फ एक लॉयर ही दे सकता है, और तुम बड़ा ब्लेस्ड हो कि मुझे इस बात का जवाब पता है, वरना कोई नहीं बताएगा। क्यों? हिंदू विवाह अधिनियम 1955 एक धारा है, उसके अंदर धारा है 2 सेक्शन 2, उसमें हिंदू की परिभाषा लिखी है कि अगर कोई हिंदू होगा तो कैसे होगा। ये भी ध्यान रखना, जितने भी सिख कम्युनिटी के लोग हैं, जितने जैन हैं, जितने बौद्ध हैं, उनकी अगर मन में कोई डाउट हो तो मैं दूर कर दे रहा हूँ वीडियो पे कि जैन बौद्ध होते हैं और जो सिख होते हैं वो हिंदू ही माने जाते हैं, ऐसा धारा में लिखा है। मेरी कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं है कि मैं जैन बुद्ध का अपमान या सम्मान करूँ, मेरी नज़र में जो लॉ कहता है मैं वो बता रहा हूँ। अब बच्चे की स्टोरी सुनो। अगर हिंदू मुस्लिम की शादी हुई और बच्चा हुआ तो अगर मुस्लिम रीति रिवाज से पल गया तो वो मुस्लिम बनेगा, मुस्लिम कहलाएगा। अगर हिंदू रीति रिवाज से पल गया तो वो हिंदू बच्चे का नाम दे सकते हैं, हिंदू विधि चलेगी, सीधा रूल है। दूसरा रूल और है, जब ये दोनों बच्चे को अडॉप्ट करने जाएंगे तो यहाँ मुस्लिम कहेंगे हमारा हिजानात का नियम अलग है, हिजानात बोलते हैं कस्टडी, और हिंदू कहेंगे हमारे में उत्तराधिकार बोध का नियम अलग है। तो सरकार ने इसका रास्ता भी निकाल रखा है, सरकार ने बना रखा है एक सामान्य गोद अधिनियम कह सकते हो, जिसके तहत जब वो बच्चा गोद लेने जाएंगे तो उन दोनों के धर्म का उस पर नहीं चलेगा, वो बच्चा न्यूट्रली अडॉप्ट करा जाएगा, और जब बच्चा बालिग हो जाएगा तो उसकी सेरेमनी करी जाएगी, दत्तक पुत्र सेरेमनी। उसमें बच्चे को भी अधिकार होता है कि मैं किस धर्म का फॉलोअर बनना चाहूँगा, ये उसे भी दे देते हैं, ऐसा पढ़ा है मैंने कहीं। समझ में आई बात? तो ये अधिकार है सर। उसके बाद अगर हिंदू की संपत्ति और मुस्लिम की संपत्ति है तो उस पर सेटल्ड लॉ है कि जब बीवी किसी के साथ आ जाती है तो बीवी की जो संपत्ति उसके निजी होती है उस पर हस्बैंड और बच्चों का रूल हो जाता है, कब्जा हो जाता है, और हस्बैंड की संपत्ति पे भी वाइफ और बच्चों का कब्जा। कोई डाउट? तो यूसीसी की समस्या अपराध को लेके नहीं है, उसकी समस्या शादी ब्याह उत्तराधिकार बच्चे तलाक इसको लेके है। अब तुम्हारा ये गोवा का भ्रम भी दूर कर दे रहा हूँ मैं। कितने लोग कहते हैं कि गोवा के अंदर यूसीसी लागू है? बताओ कितने लोग कहते हैं कि हमने ये पढ़ा है, टिक मारा है कि गोवा के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। ये तो लिख के भी लाए, हाथ खड़ा करो ना, जितने लोग बच्चे लिख के लाए आंसर उसमें गोवा लिखा हुआ देखा है मैंने, ये भी मानते हैं। बेटा गोवा के अंदर आर्टिकल 44 लागू है, वहाँ पुर्तगाली सिविल कोड लागू है, और पुर्तगाली सिविल कोड और भयानक है, सुनोगे तो चौंक जाओगे। 25 साल तक शादी जब हुई और कोई महिला नहीं बेबी दे पाई 25 साल तक, तो उसका पति तुरंत ही दूसरी शादी कर सकता है, चाहे वो किसी धर्म का हो, अगर गोवा का डोमिसाइल नागरिक है। समझ गए? डोमिसाइल का मतलब निवास करना है। अगर उसकी वाइफ ने 27 साल की आयु तक लड़के को जन्म नहीं दिया तो भी वो दूसरी शादी कर सकता है कि ये पुत्र को जन्म नहीं दे पा रही। समझे? ये गोवा के अंदर है। तो कायवाद का समान नागरिक संहिता, ये तो और भयानक है। समझे बात को? तो गोवा के अंदर पुर्तगाली समान नागरिक संहिता लागू है, लोग उसे कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन जब ग्रुप डी के पेपर में आएगा कि आर्टिकल 44 क्या गोवा में लागू है, तो तुम्हें मजबूरी में टिक मारना पड़ेगा, क्योंकि वो ग्रुप डी है। लेकिन अगर मेंस में क्वेश्चन आया यूपीएससी में तो पुर्तगाली सिविल कोड 1867 मेंशन करना ही पड़ेगा, वरना यूपीएससी कहेगा अच्छा बेटा तुम्हें पता ही नहीं कि गोवा में कौन सा समान नागरिक चल रहा है, कौन सी समान सिविल संहिता चल रही है, मैंने तुम आईएएस मत में तुम्हारी पोस्टिंग ही वही कर देंगे। तुम तो कहोगे आर्टिकल 44 यहाँ लागू हो गया था, नहीं। तो बात समझे कि नहीं, दोनों सब्जेक्ट में ये डेमो
अब और डाउट हो और पूछो, नहीं तो मैं प्रश्न पूछता हूँ। पूछो राजी, पूछो फ्रेंड्स, क्या नाम है? प्रगति, अदिति, आपका क्या नाम है? 44 में संशोधन हो सकता है क्योंकि केशव नंदा भारती में बोल दिया कि कोई भी अनुच्छेद, कोई भी प्रियम्बल एक ही है, कोई भी अनुसूची किसी में भी चेंज करो, लेकिन जिस मोमेंट तुमने प्रियम्बल की अखंडता, इंटीग्रिटी, सोवरेनिटी उखाड़ के फेंकने का प्रयास किया, उसी समय केशव नंदा भारती केस तुम्हें रोक देगा। यानी मूल ढांचा नहीं बदल सकते। आसान कर दूं, तुम अपने शरीर पे टी शर्ट पहनो, कुर्ता पहनो, शर्ट पहनो, बनियान पहनो, कैसे भी घूमो, लेकिन तुम अपने हार्ड मास को बदल नहीं सकते, विच इज कॉल्ड बेसिक स्ट्रक्चर, जो संविधान का बुनियादी ढांचा है। इसके लिए अंग्रेजी में वर्ड है एडिफेसी, EDIFIC, एडिफेसी मतलब मूल ढांचा। तुम घर के अंदर पेंट करो, पुताई करो, सब करो, लेकिन तुमने जो नींव पड़ी है जमीन के नीचे वो ही उखाड़ दी, जाते ही पहले वहीं हथौड़ा मारा तो पूरा घर ढह जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि संविधान बना बनाया खूबसूरत मकान है, बदलाव करो, गिराने की नहीं। कैसे कैसे महिलाओं में बहुत गलत क्या कह सकते हैं, अपने विचार को एक्सपेंड करिए। किसका? आर्टिकल 44 का? कैसे? इनका सवाल ये सिर्फ गोवा में लागू है। ये वाला नियम जो मैंने बताया है, गोवा में आर्टिकल 44 नहीं, पुर्तगाली अधिनियम ऐसा कहता है। जिस दिन आर्टिकल 44 में आएगा ये नियम खत्म कर दिया जाएगा। तो गलत है ये तो होगा। हाँ पूछो विषय। इसमें जी क्या एक्स और वाई की बात कर रहे हैं? हाँ मुझे पता है, लड़के से पुरुष से डिपेंड करता है। महिलाओं के पास एक्स होता है, पुरुष के पास एक्स वाई होता है। दोनों का जो रिएक्शन बनेगा उससे बेबी फोएटिस क्रिएट होगा, उसे यूट्रस बल्जिंग है विज्ञान। अब सुनो, इनके अनुसार ये है कि पुरुष जो है वो जिम्मेदार है मेल और फीमेल के लिए, तो फिर ये नियम गलत नहीं, मैं गलत मानता हूँ। लेकिन जब तक साइंटिस्टों को ये डिस्कवरी उन मूर्खों के दिमाग में डालने की जरूरत पड़ेगी, तब तक तो वो नियम बना के बैठ गए। ऐसा कहीं सती प्रथा क्या अच्छी थी, हलाला क्या अच्छा है? ये भी तो गलत है। और हलाला को क्यों हटाने की बात चल रही? क्योंकि वो आर्टिकल 14 का वायलेशन करता है। हम हिंदुओं वाली बात भी कर लें, सबरीमाला में महिलाओं की एंट्री क्यों रोकी? वो भी गलत था, अब अलाउ करी, अच्छा करा। हर धर्म में अच्छी बुरी चीजें हैं, मैं तुम्हारे धर्म को टारगेट नहीं कर रहा। सुप्रीम कोर्ट ने यही तो कहा कि तुम जो ट्रिपल तलाक की बात कर रहे हो, कितना ज्यादा गैर जिम्मेदाराना ये चीज है कि तुम किसी से कहो तलाक तलाक तलाक, तलाक हो गया। कितनी भयंकर अमानवीयता है। और जब उन्होंने कुरान का रेफरेंस लिया, उन्होंने होली कुरान को न्यायालय में पेश करने के लिए कहा कि जो भी उलेमा है वो उसका संदर्भ दें, रेफरेंस दें, बताएं कि कुरान में ये चीज लिखी हुई है, तो जान के चौंक जाओगे कि मोहम्मद साहब खुद इस बात के खिलाफ थे कि 3 तलाक नहीं होता है। ये तो उलेमाओं ने विकसित कर दिया, जबकि 3 तलाक का मतलब तुम्हें मैं बताता हूँ, 3 मून मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच का गैप होता है। जैसे आज कोई महिला अपने मासिक धर्म से गुजर रही है, तो उस मासिक धर्म में वो नहीं हो और मैंने बोला तलाक, अगले महीने जब वो फिर मासिक धर्म में नहीं होगी तब तलाक बोलूंगा, तीसरी बार फिर बोलूंगा तलाक तुअर। बहुत तरीके के तलाक होते हैं, लेकिन लोगों ने ट्रिपल तलाक की डेफिनेशन क्या बना दी, इसका मिसयूज ज्यादा हुआ। सऊदी में लोग बैठे हुए थे, उन्होंने महिलाओं को व्हाट्सएप कर दिया तलाक तलाक तलाक। यहाँ महिलाओं के साथ एक समस्या थी, जैसे ही उनका पति तलाक देगा तो इस्लाम धर्म के अंदर एक ऐसी डॉक्ट्राइन है, मैं अभी ज्यादा उलेमा तो नहीं हूँ जो मैं कमेंट कर सकूं, लेकिन जो मैंने अखबारों में पढ़ा है उसके अनुसार सही और गलत निर्णय नहीं दे रहा, लेकिन अगर कोई महिला डिवोर्स लेती है तो हलाला डॉक्ट्राइन से होके गुजरना पड़ता है। इसके पीछे सिद्धांत ये है, माना गया है कि निकाह को कैंसिल करना विरल से भी विरलतम अपराध है। कि कोई पति सोच के किसी को तलाक दे कि इसको किसी गैर मर्द के पास भेजना पड़ सकता है, जो भी हो। इस पे धार्मिक विवाद में क्रिएट नहीं करना चाह रहा, ये आपके पढ़ाई में छोड़ता हूँ, आप इसको पढ़ें। इस पे मैं भी बहुत छोटा हूँ, ना मुझे धार्मिक ज्ञान है, तो पढ़ी हुई चीजों के बेसिस पे ना जाके आप अपनी रिसर्च को स्वयं करें। सारे धर्म अच्छे हैं, सारे धर्म में कोई ना कोई खराबी नहीं, समझे बात को? अगला प्रश्न पूछूं? हाँ मैं आपकी बात से एग्री हूँ, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, लेकिन जितना मैंने पढ़ा है मैंने उतनी बात रखी, जो मैंने पढ़ा नहीं वो मैंने बोला है नहीं। आगे जाना है? हाँ जाइए। उत्तराखंड
उत्तराखंड के अंदर उन्होंने बिल बना दिया है, उत्तराखंड के अंदर बिल गया है रिव्यू होने के लिए कमेटी के पास। जिस दिन लागू कर देंगे उस दिन हम भी देखेंगे कि क्या करते हैं। लागू होना मुश्किल है, ये सिर्फ विचार चल रहा है। उन्होंने बिल बना लिया, ठीक है। टाइम हो गया 5 बजे भी नहीं। उन दोनों की जो शादी हुई वो भी स्पेशल बीमार है, इसलिए उन्हें डिवोर्स लेना पड़ा। समझो बात, समझ लो। सवाल आया है टीना दावी और अतर अहमद, पता है ना सभी को? पता है? अतर अहमद टीना दावी ने स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करी थी। स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करी, इसलिए उन्हें जयपुर की अदालत में डिवोर्स लेना पड़ा। वरना अतर अहमद सीधे कहता तुम तो ये भाई हैं। अतर आमिर नाम देखा, आईएएस वाईएएस बनने के पीछे गिरस। चल वैसे स्मार्ट है, कोई तो मानना पड़ेगा। टीना दावी भी स्मार्ट थी, लेकिन वो भी स्मार्ट है। ये उनके व्यक्तिगत मुद्दे हैं, इस पर हम लोग कमेंट नहीं कर सकते। हम लोग अगर उनको यहाँ डिस्कस करेंगे तो पता है आपको, ये कॉपीराइट एक्ट में चला जाएगा, गलत है। किसी की निजी जिंदगी है यार। अमिताभ बच्चन या जितने एक्ट्रेस हैं वो जो कर रहे हैं उनका काम है टीवी पे आके तुम्हें एंटरटेन करा चलेगा। आप तुम थोड़ी इसकी एक ही बेटी क्यों है, इसकी एक ही बीवी क्यों है। तो इसीलिए आर्टिकल 21 में ना तुम्हें निष्ठा का अधिकार मिला है कि तुम किसी में उतना ही घुसो जितना आवश्यक हो। समझे? ये बात अपने पड़ोसी पे भी लागू करवाओ। और कोई सवाल? और कोई सवाल आप पूछो। अदिति कोई डाउट हो गया? सो भी प्रिंस और कोई डाउट पूछो। सारे डाउट सॉल्व हो गए। तुम जहाँ तक जाओगे हमारी गलती निकाल के लाएंगे। पूछो, बिकॉज कमांड करने में समय लगा है, लेकिन मैं भी कॉन्स्टिट्यूशन को आज भी पढ़ता हूँ। तुम्हें पढ़ाने से पहले नहीं पढ़ गया, तभी गलती ना हो तो प्रयास करता हूँ कि ना छूटे। रोहित समझ आ रहा है? कनेक्शन बन रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन के लिए समझ आ रही है, चीजें समझ आ रही है। ऐसे लेक्चर पहले नहीं मिले। क्या ऐसे पूछ रहे हम आज कोई डाउट, कोई समस्या, कोई डाउट हो तो पूछो। अभी 15 मिनट का जो भी समय है, कोई डाउट हो वो पूछो, आपस में बातें मत करो। कोई डाउट? बेसिक स्ट्रक्चर समझ आया कि नहीं पहले ये बताओ। आज आपको मूल ढांचे का सिद्धांत समझ आया कि नहीं? चलो रिकॉल कर लेते हैं। पहला केस कौन सा था राहुल, बताओ। अभी पता चलेगा तुम्हारी बुद्धि में कितना आयरन है और कितना लोहा। प्रसाद थे, प्रसाद कौन सा प्रसाद था? 5 की मेवा, 5 की अगर किताब बंद करो। संगरी प्रसाद के बाद दूसरा केस कौन सा था? सज्जन सिंह दुर्जन में बदल गए, कौन सा केस हुआ? गोलकनाथ के बाद अंतिम बाद कौन सा था? सबसे पहले संकरी प्रसाद केस में कौन सी 3 चीजें जो थी हमारी संसद ने जोड़ दी थी? कौन सी 3 चीजें? दूसरा मैं नहीं पढ़ाया, मुझे पता है, मुझे क्वेश्चन पूछने दो। सर आपको नहीं पता सत्तर माता, अरे हटो छोड़ो छोड़ो ले लो भाई ले। दूसरा जब सज्जन सिंह हुआ था तब कौन सी चीज में संशोधन किया था? कौन से नंबर का संशोधन? मार्केट रेट, सर्कुलर रेट पे 17वां संविधान संशोधन 1964 में ही केस हुआ था। कौन सा? सज्जन सिंह।
सज्जन सिंह केस को चैलेंज किया गया गोलकनाथ केस में। गोलकनाथ केस के बाद इंदिरा जी बोली अब जब मेरी बारी आई तो तुमने पूरा संविधान ही बदल दिया। उन्होंने 2 कौन से अनुच्छेद के अंदर फेरबदल किया, अनुच्छेद 13 के अंदर 4, 368 के अंदर, और इसे बोला जाता है 25वां संविधान या 24वां। कौन सा? 24वां 1971 में किया था, और ये 24वां संविधान संशोधन न्यायालय में चैलेंज हुआ, जिसे बोला जाता है केशव नंदा भारती। केशव नंदा भारती ने कौन जीता, संसद या अनुच्छेद 13? संसद ही जीती थी, लेकिन संसद के साथ में ये बोल दिया कि 368 चाहे तो संविधान के किसी भी भाग में परिवर्तन कर सकता है, परंतु मूल ढांचे में नहीं कर सकता। सर ये मूल ढांचा क्या है बेटा? ये मूल ढांचा है संविधान निर्माताओं की सोच, संविधान निर्माताओं की समझ, जो उन्होंने संविधान में तुम्हें बचाने के लिए डाल दी, जैसे समानता, आरक्षण, संघात्मक प्रणाली, फेडरलिज्म। तुम्हारे देश के अंदर राज्यसभा, पार्लियामेंट, देशों को आपने देखा होगा मेजॉरिटी माइनॉरिटी का डाल दिया अनुच्छेद 29 के, नहीं खत्म कर सकते। निष्ठा का अधिकार नहीं खत्म कर सकते, राइट टू एजुकेशन नहीं खत्म कर सकते। क्यों? कोई भी देश इतना बेसिक चीजों को चाहता है, अगर वो छीन लोगे तो ढांचा गिर जाएगा। इसे ही बोला जाता है बेसिक स्ट्रक्चर सिद्धांत। अगर ये अभी नहीं समझ में आया, वीडियो देखना, और आज चैलेंज देता हूँ तो यूट्यूब पे वीडियो देखना, आज देखना एक बार देख, और देखना तो उसमें ये चीजें कवर्ड है कि नहीं। वो उस लेवल तक लेके नहीं जाते, उन्हें ले जाने का शौक ही नहीं है, क्योंकि उन्हें बेचना है 1000 रुपए वाला बैच, और बैच में तुम लेके जाते हो तो तुम्हें पता चलता है यूट्यूब से भी बुरा पड़ा है। क्या पढ़ाते हैं? शॉर्ट में पढ़ाते हैं। क्यों? जब आईएएस एग्जाम ही लंबे प्रक्रिया का है तो शॉर्ट में क्यों पढ़ोगे? और एसएससी में भी अब चीजें कंसेप्चुअल आने लगी हैं। अब तुमसे मैग्ना कार्टा लेके पूछ लिया जाए, जब तुम्हें पता है कि मैग्ना कार्टा से मौलिक अधिकार का जन्म हुआ 1215 में, तो तुम अटकोगे कहां? तब तो तुम्हें पढ़ते हुए ये लगेगा एसएससी इतना छोटा, हम तो इससे बहुत ऊपर का जानते हैं। एसएससी के एग्जाम में तो प्रश्न तुम्हारा गलत ही नहीं होगा, लेकिन यहाँ उल्टा है। तुम एसएससी के बाद आईएएस वाले बैच कर लेते हो, कितना जानता हो बता? ये जानता है अनुच्छेद 12 के अंदर स्टेट आता है, फिर वो तुम्हें स्टेट की वो बातें बता रहा है जिसके बाद तुम्हारे बाल गिर जा रहे हैं, तुम्हें नींद नहीं आ रही, 2 टाइम का खाना उल्टी के माध्यम से निकल जा रहा है, समझे? तो इसीलिए मोटिवेट हो, पढ़ाई करने आया तो पढ़ाई मजे से करो। मैं इसी तरीके से प्रैक्टिकल चीजें समझाता हूँ। अगर तुम्हें समझने में कोई समस्या हो तो मुझसे कह सकते हो, तुम्हें जोक्स में मजा ना आता हो तो कह सकते हो, लेकिन पढ़ाई करके तुम्हें आनी है। लिखो क्वेश्चन, बेसिक स्ट्रक्चर मूल ढांचा सिद्धांत का उल्लेख कीजिए। मूल ढांचा सिद्धांत का उल्लेख कीजिए। मूल ढांचा सिद्धांत का उल्लेख कीजिए। क्या होता है? आज घर से पढ़ना, रिवीजन हो जाएगा, और स्लाइड आज ही शेयर कर दूंगा, वरना आंसर नहीं लिख पाओगे। मूल ढांचा सिद्धांत का उल्लेख कीजिए। मूल ढांचा सिद्धांत का उल्लेख कीजिए कि आखिर है तो है क्या मूल ढांचे का सिद्धांत। अब जब घर पे एक बार फिर से पुनः पढ़ोगे, घर पे एक बार फिर से लगाओगे, तो तुम्हें समझ आएगा कि अरे हम तो जो समझ रहे थे और जो YouTube समझा रहा है उसमें तो जमीन आसमान का अंतर है। तब तुम्हें पता चलेगा कि बेसिक स्ट्रक्चर के 4 केस, संकरी, सज्जन, गोलकनाथ, केशव नंदा। सर इनके साल और जजों के नाम याद रखना जरूरी है? नहीं। जब यूपीएससी मेंस में बेसिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन आ चुका है, कई बार रिपीट हो चुका है, आज मेंस में देख लेना। तब बेसिक स्ट्रक्चर में तुम शुरुआत करोगे कि देश आजाद होने से लेके जमींदारों से 31 से 31 भी, 9वीं अनुसूची, 17वीं अनुसूची, और चारों केस मिला के लिख दोगे बेसिक स्ट्रक्चर, तो तुम्हारा आंसर परफेक्टली पूरा हो जाएगा। कोई डाउट? कोई डाउट? कोई समस्या? अब भी डाउट है तो चुल्लू भर पानी लो, पी लो और सो जाना। चलो बंद कर दो। नहीं, मरने के लिए हम क्यों गए? वो तुम्हारा निजी अधिकार है।